बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 में हम वो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे जो ब्रांचेस हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ी थी, लेकिन जो रह गई थी, रिमेनिंग थी। तो उस रिमेनिंग ब्रांचेस को हम आज के इस लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 ये समझनी है, सीखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंट कहते हैं कि जिसके अंदर दो कंपोनेंट मौजूद हो। अब देखिए, हमारा ये जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, ये एक अल्फाज से निकला हुआ है, एक वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब है इन्वायरमेंट। ठीक है, वर्ड कौन सा है? इन्वायरमेंट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, वर्ड जो है वो है इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? ऐसा माहौल, ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जिसके अंदर कितने कंपोनेंट मौजूद हो, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट मौजूद हो। कितने कंपोनेंट? सिर्फ 2 कंपोनेंट मौजूद हो। और वो कौन से कंपोनेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एक होता है अबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। अब इसका रिलेशनशिप क्या है, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, ये समझिए। अबायोटिक हम उसे कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो नॉन लिविंग होती हैं चीज़ें, उनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट में पढ़ते हैं, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। अच्छा, बायोटिक कंपोनेंट वो होता है जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ में ज़रूर आई होगी। अब इस एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब सिर्फ ये है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम उसे कहेंगे ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या करें, जिसके अंदर रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के आपस में जो इंटरेक्शन हो, आपस में जो रिलेशनशिप हो, उसकी स्टडी को हम कहेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, और दूसरा नाम इसका है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट की स्टडी हो रही है, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर की हो रही है। तो इन दोनों फैक्टर की स्टडी को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम है पैलेंटोलॉजी। ठीक है। अच्छा, पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या है? पैलेंटोलॉजी ये एक ग्रीक लैंग्वेज से निकली हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से निकली हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनिशिएंट। एनिशिएंट मतलब बहुत पुराना, ओल्ड। ठीक है, बहुत पुराना, ओल्ड जिसे कदीम कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि फॉसिल्स हो गए, डायनासोर्स। मैं आपको बता दूं डायनासोर्स के बारे में, ऐसे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो बहुत जो पास्ट वाला टाइम था, गुजरा हुआ वक्त था, उन गुजरे हुए वक्त में वो लिविंग जानदार यहाँ पर धरती पर मौजूद थे। अब वो मौजूद नहीं है, तो उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। उनको हम पास्ट चीज़ों को जो होती हैं, जो हमें मिलती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? फॉसिल्स। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं, उन फॉसिल्स को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो पैलेंटोलॉजी में क्या चीज़ें पढ़ते हैं? एनिशिएंट। एनिशिएंट का मतलब है जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने जो लिविंग जानदार होते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, तो उनकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रांच, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। मैनिपुलेशन ऑफ जीन। अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ जीन का मतलब क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन का मतलब ये है कि जीन जो है वो एक फंडामेंटल कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर।
ठीक है। जो लाइफ होती है स्टार्ट वो जीन से ही होती है, क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर जितने भी लिविंग जानवर के होते हैं वो जीन में मौजूद होते हैं। ये जीन है क्या? ये जीन एक सीक्वेंस है। जीन को हम क्या कहते हैं? ये एक सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है? ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। किसके अंदर मौजूद होती है? ये मौजूद होती है डीएनए के अंदर। ये जीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडेनाइन हो गया, ठीक है, थायमाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं जो क्या करते हैं? ये सीक्वेंस बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। किसकी? जीन की। तो ये जीन एक हेरिडिटी यूनिट है। क्या है? हेरिडिटी यूनिट। अच्छा, इस जीन का काम क्या है? इस जीन का काम ये है कि जो पेरेंटल जो करेक्टर होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, वो जीन की मदद से होते हैं। और जीन की स्टडी के बारे में, जीन की लोकेशन के बारे में, जीन की स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। अच्छा, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। अच्छा, सोशल बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सोशल बायोलॉजी ये एक लैटिन लैंग्वेज से निकली हुई है। ये जो सोशल बायोलॉजी है ये लैटिन वर्ड से निकली हुई है। और ये लैटिन वर्ड का मतलब क्या है? टू एसोसिएट। टू एसोसिएट। अच्छा, सोशल बायोलॉजी का मतलब है टू एसोसिएट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने इन्वायरमेंट के जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएट हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनके अंदर कौन सा बिहेवियर है, उनके अंदर इनेंट बिहेवियर है, उनके अंदर लर्निंग बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि इनेंट बिहेवियर हुआ या लर्निंग बिहेवियर हुआ, तो लर्न बिहेवियर जिसे हम कहते हैं वो ऐसा बिहेवियर होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बचपन से जो पैदा होता है तो तभी से उसको वो बिहेवियर का पता होता है, वो अपने पेरेंट्स से ही वो चीज़ें सीखता जाता है, तो उसे हम लर्न बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, और इनेंट बिहेवियर का भी वही कॉन्सेप्ट है। लर्न बिहेवियर और इनेंट बिहेवियर का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। तो इसके अंदर जो सोशल बायोलॉजी के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे तो वो पढ़ते हैं किसके बारे में? सोशल बिहेवियर के बारे में। सोशल बिहेवियर के बारे में। सोशल बिहेवियर किसके अंदर हो? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करते हो? ये आपस में एसोसिएट हों। ये जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपस में एसोसिएट हों सोशल बिहेवियर के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट ब्रांच वो है पैरासिटोलॉजी। अब पैरासिटोलॉजी ये एक ग्रीक लैंग्वेज से इसका वर्ड निकला हुआ है। और ये ग्रीक वर्ड कौन सा है? वो है पैरा। और पैरा का मतलब क्या है? पैरा का मतलब है अप। क्या मतलब है? पैरा का मतलब है अप। ठीक है, और इस चीज़ में पैरा में क्या होता है? पैरासिटोलॉजी में, पैरासिटोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं पैरासाइट के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? पैरासाइट के बारे में। अच्छा, ये पैरासाइट क्या है? तो इस चीज़ को मैं आपको कॉन्सेप्ट बता जाऊँ तो पैरासाइट हम उसे कहते हैं, ठीक है, तो पैरासाइट हम उसे कहते हैं ऐसा ये जानदार है, ठीक है, ये क्या करता है? अपने जो न्यूट्रिएंट्स, अपने जो फूड वगैरह है वो किसी होस्ट से लेता है और उसी होस्ट को वो क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। मीन्स के वो खुद फायदा ले और दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं कि खुद जो पैरासाइट हो वो बेनिफिट ले, ये बेनिफिट ले और दूसरों का क्या करे? यानी कि जो अदर्स हैं उन अदर्स को ये हार्म करे, यानी वो उनको नुकसान पहुंचाए, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। ये सारी चीज़ें हम पैरासिटोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पैरासिटोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ पैरासाइट के बारे में। तो पैरासाइट भी डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, एक्टो भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं और बॉडी के बाहर भी वो इंटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट की स्टडी को हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। उसके बाद है फार्मिकोलॉजी। तो फार्मिकोलॉजी हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ें? ड्रग्स के बारे में। अच्छा, ड्रग्स के बारे में
तो सर कौन